Good morning, students. In the previous video, we have discussed some basic concept of magnetic field. So today we will discuss the next topic, the force on a current carrying conductor when placed in a uniform magnetic field. कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा। एक्चुअल में हमने रिजल्ट पे पहुंचना है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये आपका बी की डायरेक्शन है, ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसमें जो करंट है आपका इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आपको पता अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अपवर्ड है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, उस फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लेट ए बी द एरिया एंड एल बी दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हमने क्या कहा कि यहां पे इस कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ क्या है, एल है। क्लियर। अब सबसे पहले जब यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हमने पिछले केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाली थी Fm। तो हमें पता जो Fm होगा फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगेगा। तो अपना फॉर्मूला Q इंटू में V क्रॉस B, ये अपना था फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ वैल्यू होगी माइनस के ई V इंटू में B। सो दिस इज द फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्ट ऑन अ इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। लेकिन हमने इस पूरे कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगा हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। उसके बाद अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने इस पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है तो इसको मैं स्मॉल पार्ट लेके चलूंगा और फिर उस स्मॉल पार्ट के लिए हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, इसका नाम है ABCD। क्लियर। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ABCD। अब ये ABCD कौन है, ये है बेटा ABCD, कि जो आपका ये एलिमेंट है, ये हमने इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, इसके लिए हम फोर्स निकाल लेंगे और इसको पूरी लेंथ के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ABCD। आपको पता है कि इस कंडक्टर का एरिया क्या है, आपका A है, और हमने मान लिया कि जो इसकी लेंथ है कितनी है, DL, तो इसकी वॉल्यूम बन गई आपकी A इंटू में DL, मीन्स वॉल्यूम इसकी बन गई, इसका एरिया ये था, लेंथ है DL थी, तो इसकी वॉल्यूम बन गई ADL। तो अब हमारे पास आ गया कि जो इस एलिमेंट की वॉल्यूम है वो क्या है, ADL है। अब हमने निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ADL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट ABCD। हमने पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन n है, तो हमारे पास वॉल्यूम कितने ADL, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा n इंटू में ADL। सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस। अब हमने देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है Fm लग रहा है। क्लियर। और जो हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन, अगर उसके ऊपर हम फोर्स निकाल लेते हैं, हमने कह दिया कि दैट फोर्स इज इक्वल टू DFM, कि ये फोर्स किसके इक्वल है, DFM के इक्वल है। और ये किसके इक्वल होगा, कि हमें पता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ADL जो एलिमेंट, ABCD जो एलिमेंट था जिसकी वॉल्यूम आपकी ADL थी, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने थे, n इंटू में ADL थे। क्लियर। और हमें पता है कि एक फोर्स के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो लगता है Fm। तो अगर हमने इस वॉल्यूम के लिए फोर्स निकालना है, इस ABCD के लिए फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज गिवन बाय n इंटू में ADL इंटू में Fm। अब ये Fm क्या है, Fm है फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये आपका है फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब हम यहाँ पूछेगा DFM। अब हम आपको करना क्या है कि आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम बाद में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे DFM को ऐसे रखते हैं क्योंकि ये हमें चाहिए, इक्वल टू NaDl इंटू Fm, इस Fm की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका NaDl
इंटू में द वैल्यू ऑफ एफ एम इज माइनस के ई इंटू में वी क्रॉस बी। क्लियर। अब आपका पूरा बन गया आपका एन ए डी एल इंटू ई, ये बन गया आपका एन ए डी एल इंटू ई। इस कंसेप्ट को समझने के लिए फिर मैं आपको एक प्रीवियस कंसेप्ट पे लेके चलता हूं। क्यू जो आपका होता था वो होता था एन ई। अब यहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई था चार्ज इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको ध्यान से देखो एन ए डी एल ये आपके क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन ए डी एल किसके कुल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कुल है। देखो ये कहते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन ए डी एल इंटू में ई आपका यहां पे क्या होगा, दिस इज चार्ज। मींस मैं यहां से आपका एन ए डी एल इंटू में माइनस ई, अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं यहां से, ये आपके है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये आपका क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई। तो ये आपका बन जाएगा यहां से अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पे डीएल है, डीएल मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब चार्ज भी क्या होंगे, स्मॉल। तो इस पूरी वैल्यू को मैं डी क्यू लिख सकता हूं, किस चीज का, माइनस का। मींस इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगा, डी क्यू लिख दूंगा। क्यों लिखा डी क्यू, ये है आपका चार्ज और ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्यू किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बन गया डी एफ एम इज इक्वल टू, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी क्यू किसके, माइनस के, इंटू में V इंटू में B। क्लियर। तो हम यहां तक पहुंच गए हम। इसके बाद आगे हमने क्या करना है, इसको और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम आखिरी रिजल्ट पे पहुंचेंगे। वो आखिरी रिजल्ट क्या होगा उसको हम देखते हैं क्या है। इसके बाद इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। अब ये आपका जो स्टेप है इसको ऊपर लेके आते हैं। ये आपका बनेगा यहाँ पे डी एफ एम इज इक्वल टू माइनस के डी क्यू इंटू में, अब बेटा ये है वेलोसिटी, क्या आपकी बेटा वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं अगर देखा जाए इस एरिया के लिए, द डिस्टेंस ट्रैवल इज डीएल। क्लियर। तो यहां पे लिख दूं मैं डीएल अपॉन में डीटी, कितने टाइम के अंदर, डीटी के अंदर। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे। तो ये किसकी जगह आ गई आपकी, माइनस की। तो इस v की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे माइनस के डी एल अपॉन डी टी क्रॉस बी। अब आपने इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, इसको मैं खोल लेता हूं, माइनस के डी क्यू इंटू में डी एल अपॉन में डी टी इंटू में बी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस डी क्यू, और ये भी माइनस का था तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस हो गए, इस डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी सभी को पता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम का तब करंट। तो आपका डीएफएम किसके इक्वल आ गया, डीएफएम आ गया आपका आई इंटू में व्हाट इज दिस, डीएल इंटू में बी। तो हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए डीएफएम इज इक्वल टू आई डी एल बी। क्लियर। अब इसके बाद हमने इस पूरी लेंथ के निकालना है तो हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इसको अपन इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपका बन गया एफ एम इज इक्वल टू, तो डी एल है, डी एल की इंटीग्रेशन क्या होगी, एल होगी, तो यहां पे आपका आ गया बी आई एल। उसके बाद अगर हम कह देते हैं कि यहां पे अगर आपका एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा एफ एम इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्लियर। तो ये आपका डेरिवेशन था फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद आप इसका केस बना सकते हो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा अगर आपका जीरो है तो आपका एफ एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। थीटा अगर आपका कितना है 180 है तब भी कितना होगा, एफ एम जीरो होगा। लेकिन अगर आपका थीटा कितना है 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो आपका फोर्स क्या होगा, बी आई एल मींस फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is maximum when that conductor placed perpendicular to the magnetic field. So this is your topic. You similarly this topic is done in the class 10th. वहां मैंने बोला था force act on a conductor directly proportional to B, force conductor directly proportional to I, force act on the conductor directly proportional to length, force act on conductor is directly proportional to sin theta. इन सबको मिला गया था BIL sin theta. So that is a similar topic, but in that we will start from the BQV and we will reach at the BIL. In the 10th class we will start from BIL if F is equal to BIL.
क्लियर। तो इस आई की जगह मैं लिख लेता हूं क्यू बाई टी, तो ये बन गया आपका बी इंटू में क्यू बाई टी इंटू में एल। तो इस एल बाई टी को मैं लिख देता हूं वी, लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आपका एफ बन गया था बी क्यू वी साइन थीटा। अब जो आपका ये क्यू वाला केस है दैट इज इन दी केस ऑफ चार्ज, लेकिन जो आपका कंडक्टर के केस में आपने किसको यूज करना है, लेंथ वाले केस को और करंट वाले केस को यूज करेंगे। यहां पे एक बार दोबारा से बता देता हूं क्या बोला मैंने कि फॉर चार्ज की जब हम चार्ज को डिस्कस करेंगे तो एफ को लिखोगे आप बी क्यू वी साइन थीटा। फॉर आ कंडक्टर, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो आप एफ लिखोगे बी आई एल साइन थीटा। नेक्स्ट और आपके टॉपिक आएंगे उनके अंदर इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम लिखते हैं पीछे मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज गिवन बाय बी क्यू वी साइन थीटा। क्लियर। सो दिस थीटा इज 90 डिग्री, दैट फोर्स इज मैक्सिमम, सो योर एफ कम्स आउट टू बी बी क्यू वी। तो हमने इसकी यूनिट निकालनी है बी की, तो बी की यूनिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, दैट इज एफ इंटू एफ डिवाइड बाय क्यू इंटू वी। तो एफ की यूनिट होगी फोर्स, चार्ज यूनिट होगी कूलम इंटू वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं यहां से तो ये बनेगा न्यूटन कूलम डिवाइड बाय सेकंड इनटू मीटर, मींस हमने इस मीटर के सेकंड को नीचे ले आए और कूलम पर सेकंड आपको पता होता है एम्पियर, तो इसकी यूनिट बन गई आपकी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो दैट इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसको हम कंबाइनली बोल देते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं उसको अपन, टेस्ला विच इज रिप्रेजेंट बाय टी। तो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, इट इज रिप्रेजेंट बाय टी एंड एक्चुअली इट इज न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब आपके पास डिफाइन करना आएगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी और 1 टेस्ला क्या है। तो सबसे पहले बेटा यहां पे आगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर आपने निकालनी है तो आपने यहां पे क्या करना है, क्यू और वी को अगर हम 1 पुट कर दें तो आपका एफ किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलम व्हेन इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आपका एफ था बी क्यू वी, अगर मैं कह देता हूं कि Q is 1 कूलम एंड V is 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, देन F is equal to B। तो जो आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ है वो फोर्स के इक्वल है। तो व्हाट इज फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज ऑफ 1 कूलम व्हेन इट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली डिफाइंड 1 टेस्ला। 1 टेस्ला क्या होगा आपका, फिर से वही कि 1 टेस्ला क्या है कि व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, when a charge of 1 coulomb is moving with the velocity of 1 meter per second square when it is moved perpendicular to the direction of magnetic field। तो 1 टेस्ला क्या है, 1 टेस्ला है आपका डिफाइंड द यूनिट 1 टेस्ला। 1 टेस्ला इज द डिफाइंड द 1 टेस्ला कि 1 टेस्ला इज अ मैग्नेटिक फील्ड when a charge of 1 coulomb is moving with the velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field। So this is the unit of the magnetic field known as Tesla। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये हम क्लास 10th में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, clear, when any charge particle or when any conductor is placed perpendicular to the magnetic field it experience a force। क्लियर। तो उस फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्लेन के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। कि अगर हम देखें कि ये तीनों ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है। इसका मतलब है कि व्हेन एन कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी भी कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एग्जांपल इज करंट कैरिंग कंडक्टर placed
परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस आ फोर्स, उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्लियर। तो उसी की डायरेक्शन हमने फाइंड करने, उसी को यूज करने, उसी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस रूल को हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर इनमें से किसी भी एक आर्म को आप, फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, ये करंट की डायरेक्शन है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर। और ये तीनों एक्सिस हैं, तो ये आप देखोगे ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। मींस इट इज इन 3D। 3D मींस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, कि आपने अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है। क्लियर। लाइक दिस, कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट योर थंब, योर फर्स्ट फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर is perpendicular to each other. Means stretch your left hand in a such a way that your thumb, your first finger and your middle finger are perpendicular to each other like this. Clear. Then this thumb indicate the direction of the force. जो thumb है वो force की direction देगा, that is F, and this first finger give the direction of magnetic field. ये magnetic field की direction बताएगी, और जो middle finger it will give the direction of current. Clear. इसको FBI, FBI से हम इसको याद कर सकते हैं। This is F, this is B, this is I. So what is Fleming left hand rule? कि stretch your left hand in a such a way that your thumb, your first finger and your middle finger are mutually perpendicular to each other. यहाँ पे भी 90 का एंगल है, यहाँ पे भी 90 का एंगल है, और इसके बीच में कितने का एंगल है? 90 का एंगल है। Then your thumb indicate the direction of current, your thumb indicate the direction of force, your first finger indicate the direction of field and your middle finger indicate the direction of current. So in that way अगर इन दोनों का हमें पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे कैसे। अब हम देखते हैं इसको। हमें कहते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आपका क्या है, चार्ज पार्टिकल है। और ये सिंपली हम कह देते हैं कि ये जो आपकी डायरेक्शन किसकी है, करंट की है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मींस ये आपका आई है और ये आपका क्या है, बी है। तो अब आपने अपने लेफ्ट हैंड को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई। अगर मैं देखता हूं दिस इज बी, अब अगर हम इसको देखते हैं, देखो ध्यान से देखना सभी ने, दिस इज, ये थंब आपका एफ था, ये बी था और ये आई था। तो ये मेरी ये उंगली देखो, दिस इज, इट इज इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है। क्या ये बी के साथ है? बिल्कुल ये बी के साथ है। और ये फिंगर कहां पे, ऊपर की तरफ है, और करंट भी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपका थंब कहां है? आपका थंब है अंदर की तरफ। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड। तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं कि ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की है। क्लियर। और ये डायरेक्शन किसकी है, फील्ड की है। अब ये बी था और ये क्या था, आई था। अब फिर से हमने अपने लेफ्ट हैंड को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो दिस इज एफ, दिस इज बी, दिस इज आई, दिस इज टोटली रॉन्ग। अब इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया मैंने, ये देखो अब ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो दिस इज एफ, ये दिस इज बी, सॉरी एफ बी आई। देखो अगर ये मैं उंगली को देख रहा हूं, ये आई की डायरेक्शन में। क्लियर। और ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है नीचे की तरफ है, बी कहां पे है, नीचे की तरफ है, और जो आपका थंब है वो कहां, अंदर की तरफ है। अगेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड। क्लियर। अब आपने यहां से एक चीज नोट की, हमने यहां से एक चीज नोट करनी है, क्या है वो, दो तीन एग्जांपल से समझते हैं उसको। क्या एग्जांपल देखना है कि डायरेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब हम इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आपका आई था और ये आपका बी था, तो आपका जो एफ था वो था इनवर्ड। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इनमें से किसी एक को आप चेंज कर देते हो। तो मैंने क्या किया, बी को इधर कर दिया और आई वैसे ही है, दिस इज बी, दिस इज आई। अब हमने एफ निकालना है, तो फिर से हमने अपना लेफ्ट हैंड लिया, इसको स्ट्रेच किया, ये देखो एफ बी आई। अब आई तो सही है, लेकिन बी की जो डायरेक्शन अपनी है वो अपोजिट है। अब मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूं, ये देखो सर ध्यान से, ये देखो ये क्या है, दिस इज एफ, दिस इज बी। तो ये जो उंगली है ये बी की डायरेक्शन में है और ये उंगली आई की डायरेक्शन में है, तो दीज आर इन द सेम। तो जो आपका एफ है वो कहां पे है, आउटवर्ड। तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड। कौन, एफ। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं इनमें से किसी एक की डायरेक्शन को रिवर्स करता हूं तो फोर्स भी क्या हो जाता है, आपका रिवर्स हो जाता है। पहले इनवर्ड था, अब यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। पहले ये ऊपर था, ये नीचे था। अब मैं दोनों की डायरेक्शन, इसको नीचे की तरफ कर दिया, क्लियर, और इसको इधर कर दिया। अब हम देखते हैं ये आपका क्या था, आई था और ये क्या था, बी था। अब इसके अकॉर्डिंग अपने हैंड को अपने स्ट्रेच करना है।
तो देखते हैं सबसे पहले आप जनरली कैसे मर्जी रखो, उसके बाद उसको आप लेनी, मैंने इसको ऐसे रख लिया। तो ये देखो एफ अंदर की तरफ है, ये बी उधर है, लेकिन मेरा बी तो इधर है। अब आई मेरा ऊपर की तरफ है लेकिन इसके नीचे, तो अगर इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, अभी भी देखो अगर देखते हैं तो आई तो हमारा आ गया लाइन में, लेकिन बी तो अपोजिट है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, देखो सारे ध्यान से, ये देखो अब ये क्या, देखो आई कहां है, नीचे है, बिल्कुल सही, आई नीचे होना चाहिए, ये बी उधर की तरफ होना चाहिए, एफ का आपका इनवर्ड, तो एफ की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, इनवर्ड। तो आपने क्या नोटिस किया यहां से, आपने नोटिस किया कि अगर हम दोनों की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी करंट की डायरेक्शन को भी और फील्ड की डायरेक्शन दोनों को रिवर्स कर देते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो आपको उनमें से सिर्फ एक को ही आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। एक आपका क्वेश्चन और देख सकते हो आप यहां से, ये आपका कोई मैग्नेट है, इसके बीच हमने कॉइल रख दी, इस कॉइल में करंट इधर जा रहा है और ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। अब यहां से देखो करंट कहां जा रहा है, ऊपर, और फील्ड जा रहा है यहाँ पे, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, फील्ड जा रहा है यहाँ पे। तो अब आपने देखा इनवर्ड, तो आपने ये पढ़ा था मोटर के केस में, ये ए बी सी, तो ए बी था जो, ये नीचे की तरफ गया, क्लियर, की जो ए बी आ रहा है वो नीचे की तरफ जाती है। अब इसको देखो आप ध्यान से, अब ये सी डी थी, अब सी डी में देखो जो करंट है वो नीचे की तरफ है, करंट कहां था आपका, नीचे की तरफ, फील्ड वही है, फिर से भी देखते हैं हम कि आपका करंट का है नीचे की तरफ और फील्ड वही है। तो अब इसको फिर से स्ट्रेच करते हैं, पहले अपना हाथ को जनरली पकड़ो आप, ये क्या आपका बी, बी की डायरेक्शन हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन जो आई है इसका नीचे की तरफ है, मेरा ऊपर की तरफ है। तो अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूं, क्लियर, तो ये देखो ये आपका क्या है, एफ, तो इसको भूल ही जाओ, ये क्या था आपका बी आई, अब बी इसके अकॉर्डिंग है, आई इसके अकॉर्डिंग है, इसका मतलब एफ की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या, ये जो सी डी आर वो कहां आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। ये हमने सारा क्लास 10 में डिस्कस किया था, इसको आप एक दो बार देखोगे, समझोगे, तो आपको क्लियर होगा कि हाउ टू इंप्लीमेंट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट जो आपका है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको दोबारा से देखते हैं कि ये कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, तो ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव के प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपका चार्ज पार्टिकल सीधा ना जाके किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस केस में हमने इसके मोशन की बात करनी है कि इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, क्या होगा, इसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो चार्ज आपका यहाँ पे रेस्ट में है, तो सबसे पहले अगर देखें इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वी ऑल नो दैट कि F इज इक्वल टू Q इंटू ई, क्लियर, दिस इज योर इक्वेशन 1। जो आपका E था वो F बाई Q था, तो यहाँ से F निकाले, दैट इज Q इंटू ई, क्लियर। और दूसरा आप अगर देखें तो फोर्स आपका होता है F इज इक्वल टू M में भी आपका होता है। अगर मैं ऐसे A निकाल दूं, A की वैल्यू क्या आएगी आपकी, A की वैल्यू आपकी आ जाएगी F बाई M, क्लियर। और F किसके इक्वल है, दैट इज Q इंटू ई, Q E बाई M आ गया आपका, ये आ गया A। अब हम इसके दोनों मोशन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की बात। तो पहले मैं इसके हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करता हूं कि ये चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जा रहा है, कि अब चार्ज पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पार्टिकल तो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पे। अब इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो x किया, तो जो आपका s होगा तो s किसके इक्वल होगा आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u इनिशियली तो चार्जिंग में था, रेस्ट में था, ये पूरी जीरो होगी। अब आपका जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन आपकी ऊपर की तरफ वाली एक्सेलरेशन है, ना कि हॉरिजॉन्टल वाली। अगर ये सीधी लाइन में चलता तो इसकी एक्सेलरेशन होती हॉरिजॉन्टली, लेकिन अभी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, कौन सी एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो ये ए बी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एस क्या आ गया, जीरो। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल इसने किया वो क्या किया, जीरो किया। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या था आपका, एक्स था, तो एक्स की वैल्यू क्या, जीरो। मतलब ये पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, ये पार्टिकल आपका वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने यहाँ पे निकाला कि इसने वर्टिकली क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका पाथ कैसा होगा। तो अगर हम वर्टिकली की बात करते हैं तो फिर से हम लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्लियर। अगेन u तो फिर से आपका जीरो हो गया, ये जीरो प्लस हाफ। अब हमने a निकाला था, जो आपका a आया था, दैट a कम्स आउट टू बी q e डिवाइड बाय m, ये आपका आया था a, q a डिवाइड बाय m। ये हमने जो पहली इक्वेशन ली थी उससे हमने इसको निकाला था। तो जो s है आपका वो हो गया y, क्लियर। तो यहाँ पे आपका आ गया y इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू आपकी क्या है, q e डिवाइड बाय m, क्लियर, इनटू में t स्क्वायर, क्लियर। तो अगर हम यहां से देखते हैं क्लियर, तो यहां से अगर आपको देखा जाता है t, अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं, क्लियर, अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हो। जो आपकी t की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर मैं यहां से t निकालना चाहता हूं
तो टी अगर आप निकालोगे तो टी आपका होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम है आपकी। क्लियर, यहां से आप टाइम निकालो, टाइम क्या होगा आपका, दैट इज एक्स अपॉन में वी। एक्स अपॉन में क्या होगा वी, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। क्लियर, अगर इन सबको हम कांस्टेंट कर देते हैं, किसको, y इज इक्वल टू क्यू भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी अगर क्या है कांस्टेंट, तो बन जाएगा के एक्स स्क्वायर। तो जो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आपकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है ये, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। किसकी इक्वेशन है ये, पैराबोला की इक्वेशन है। क्लियर, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हमें यहां से क्या क्लियर हो रहा है, हमें यहां से पता लग रहा है बेटा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका किसमें चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में चलेगा, जो पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। कि जो आपका पैराबोला है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक। इसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि सबसे पहले अपन लिया था वैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो उसको आप दोबारा से भी वहां से भी समझ सकते हो क्या है। मेन पॉइंट यहाँ पे है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, तो उसका जो पाथ होगा वो पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और इसको आप यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर, इस हाफ एम वी स्क्वायर को भी आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको नीचे आप हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोलिक। यहाँ से आपने एक चीज और देखनी है यहाँ पे कि जो हमने पहली इक्वेशन दी थी, जो आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस केस में आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका हॉरिजॉन्टली जाके वर्टिकली जा रहा है। क्लियर, तो जो एक्सेलरेशन थी वो तो आपकी क्या होगी, जीरो होगी थी, लेकिन आपका s किसके इक्वल आ गया था, यू टी के इक्वल आ गया था। अब हम अगर कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल पहले तो सीधा चल रहा था, मतलब जो चार्ज पार्टिकल था वो पहले सीधी, मान लो यहां से चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से सीधा ऐसे आ रहा है। अब इस टाइम इसका वर्टिकल मोशन नहीं है, कौन सा मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे v y तो जीरो है, लेकिन v x की कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसको हम v कह सकते हैं। तो इस केस में आपने इस u को आपने यहाँ पे v x लिख दिया, दैट इज t s। तो यहाँ से आप यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। और जो आपका s है, s मतलब जो डिस्टेंस कह सकते हो आप उसको, x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी हम यूज करेंगे। तो जो ये आया है आपका, ये हमने यहाँ से निकाला है, ये आपका पूरा कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, ये आपकी जो वैल्यू होगी वो x इज द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। कहाँ से आया है, दोबारा से एक बार इसको मैं बताना चाहता हूँ क्या काम ने, कि जब आपका चार्ज पार्टिकल, ये कोई चार्ज पार्टिकल था, क्लियर, ये ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है, वर्टिकल मोशन नहीं है। अगर इसका हॉरिजॉन्टल मोशन, इसकी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मींस वी एक्स हैव सम वैल्यू, लेकिन ये पार्टिकल सीधा चल रहा है, इसका वर्टिकल मोशन नहीं है, इसका मतलब इसकी जो वी वाई है वो आपका क्या है, जीरो है। तो हम जब इक्वेशन लेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस केस में यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिकल सीधी की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ कोई, तो इसकी जो यहाँ पे आने के बाद जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो होगी, लेकिन यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपका ये बनेगा। इसको देखना है, ध्यान से समझना है। और ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो अपना चैप्टर फर्स्ट था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। नेक्स्ट आपका है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। पॉइंट फर्स्ट कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180। कि जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, किस एंगल के साथ, 0 के साथ या 180 के साथ, तो हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। तो दैट फोर्स F कैन बी रिटन एज बी क्यू वी साइन थीटा। अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किस एंगल से एंटर किया है, दैट एंगल इज 0 एंड 180। तो जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल एंगल 0 से या एंगल 180 से एंटर करेगा, तो आपको पता है कि जो ये वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, तो आपका F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो द चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, किसे मूव करेगा वो
दैट मूव इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर कि जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 से या 180 से एंटर करेगा तो जो उसका मोशन होगा वो कैसा होगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसे वो आया था उसी डायरेक्शन के साथ वो आगे की तरफ जाएगा, मीन्स देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन।